11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्वतीय जो इकोसिस्टम है माउंटेन के आसपास का, उसकी प्रणाली को पुनः बहाल किया जाए जहाँ जहाँ प्रणाली ध्वस्त हो गई है। जैसे उत्तराखंड एक उदाहरण आप भारत में देख सकते हैं। ऐसे पूरे विश्व में जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, निर्माण कार्य बढ़े हैं, तो पर्वतीय जीवन शैली को कहीं न कहीं उसने प्रभावित किया है। पर्वतों पे वैसे भी रहना बहुत कठिन होता है, तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी समस्याओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2003 से मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और उसके बाद अगले वर्ष अर्थात 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। आरसीए रिवर सिटी अलायंस काफी चर्चा में है अभी। जल शक्ति मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा रिवर सिटी अलायंस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? नवंबर 2021 में। अभी फिर से ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि नदी शहरों को जोड़ने के लिए ये जो रिवर सिटी अलायंस भारत ने शुरू किया था, शुरुआत में 30 शहर इसमें शामिल थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में 110 शहर इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें 109 भारतीय शहर हैं। और इसका ग्लोबलाइजेशन हो गया जब इसमें डेनमार्क का एक शहर आरहुस सिटी भी शामिल हो गया। अभी फिर से ये चर्चा में है क्योंकि कोप 28 जो शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हो रहा है, यूएई में, वहां पर इसको वैश्विक स्वरूप दे दिया गया। जीआरसीए ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस की स्थापना हो गई। ये लॉन्च हो गया वहां पे भारत के नेतृत्व में। अभी 9 सदस्य देश इसमें हैं। हालांकि कोप 28 शिखर सम्मेलन समाप्त हो रहा है आज, तो इसके बारे में कल हम विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। क्या क्या हुआ, क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से अलायंस बने, भारत की क्या भूमिका रही, किस अलायंस से जुड़ा है भारत, किस में नहीं जुड़ा है, ये सारी चीजें। विनबैक्स ये वियतनाम और भारत की बायलैटरल एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हनोई वियतनाम की राजधानी में ये आयोजित हो रहा है। पोर्ट लामू, ये पूछ पूछ सकता है बंदरगाह लामू कहाँ पर है, तो ये केन्या का बंदरगाह है। आईएनएस सुमेधा ने यहाँ की यात्रा की है, ये चर्चा में आया इसलिए। टेलर स्विफ्ट अमेरिकन पॉप सिंगर हैं और कंपोजर भी हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 इनको चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को। निखिल डे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध विसिल ब्लोअर के रूप में, और तमाम इन्होंने कार्य किए हैं। राजस्थान में विशेषकर अगर देखा जाए तो तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को इन्होंने उजागर किया है। तो इनको यूएस सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित या घोषित किया गया है। इसको, निखिल डे को। लाकाडोंग हल्दी, गारो दमकंदा जो कि एक पोशाक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन, और गारो चुबीची जो कि चावल निर्मित एक पेय पदार्थ है, मादक पेय है। इन चारों उत्पादों को, जो कि मेघालय के हैं, जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अभी हाल ही में उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के इतने सारे उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया हो। चीन दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर बिजली संयंत्र आरंभ किया इसने। तो चीन, ये पूछ सकता है प्रश्न कि किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर बिजली संयंत्र आरंभ किया? तो चीन ने। नई दिल्ली, यहाँ पर 27वां WAIPA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये पहली बार है जब ये आयोजन भारत में हो रहा है। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसलिए 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। इस बार का जो विषय है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, जो कि विश्व बाल दिवस की भी थीम है। विकसित भारत 2047 वायज ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की। अनुच्छेद 370 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी इसको वापस ले आने के लिए। तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने
सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है कि 370 का हटाना जो है वो सही था, जायज था। इसके साथ ही ये मामला समाप्त हो गया है। न्यायमूर्ति सीजेआई जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसमें शामिल कौन कौन थे? तो संजय कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत। न्यायमूर्ति मैंने ही पहले ही ब्रैकेट के पहले लगा दिया है, इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि हम सीधे नाम पढ़ रहे हैं, न्यायमूर्ति नहीं पढ़ रहे हैं उनके सामने। विदेशों में भारतीय कैदी विचाराधीन भी जिसमें शामिल हैं। अभी हाल ही में जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने सदन में ये बताया है, ये जानकारी दी है कि विदेशों में जो बंद कैदी हैं भारत के, उनकी संख्या 9,521 है। कुल कितनी कितने भारतीय कैदी बंद हैं जेल में? 9,521 विदेशी जेलों में। इनमें विचाराधीन कैदी भी हैं। सबसे ज्यादा जो कैदी हैं वो हैं सऊदी अरब में 2200, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में 2143, उसके बाद नेपाल में 1227, उसके बाद कतर में 752, उसके बाद कुवैत में। पाकिस्तान में 308 भारतीय कैद हैं। चीन में 180 भारतीय कैद हैं। बांग्लादेश में 47 हैं और श्रीलंका में 23 भारतीय कैद हैं। इनमें ज्यादातर मछुआरे हैं। अभी हमने नदी शहर गठबंधन रिवर सिटी अलायंस के बारे में बात की। इससे संबंधित कुछ फैक्ट और हैं, इनको आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये जो फैक्ट्स हैं। दरअसल मई 2023 में रिवर सिटी अलायंस नदी शहर गठबंधन वैश्विक संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए साझेदारी, इस नाम से एक आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। सीधे पूछ सकता है ये प्रश्न। इसी तरीके से मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन, ये जल कार्रवाई एजेंडा के नाम से कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क यूएसए में। कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ था 1977 में। इसके पहले जल सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, और 1977 के बाद 2023 में हुआ है, इसलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। आरसीए का धारा 2023 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? फरवरी 2023 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पहली वार्षिक बैठक थी आरसीए की 2023 में, धारा 2023 के नाम से। ये पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुई थी। शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई का संचालन इस सम्मेलन का नाम है। यूएन का पिछला जल सम्मेलन मैंने बताया वर्ष 1977 में मार डेल प्लाटा अर्जेंटीना में हुआ था। 2023 में कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है, लगभग 40 वर्षों के बाद। 10 दिसंबर 2023 को दुबई, कहाँ? अभी हाल ही में दुबई COP28 जो शिखर सम्मेलन है उसमें ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस GRCA लॉन्च हो गया। भारत के नेतृत्व में 9 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन? भारत तो है ही, इसके अलावा 8 और देश: डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना। आगे इसका विस्तार होगा तो बाद में जैसे जैसे ऐड हो जाएगा बताते जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 2017 से शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की घोषणा के साथ। कंबल कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में चर्चा में है संरक्षण को लेकर के। आंध्र प्रदेश में यह अभ्यारण्य स्थित है। लाल किला, दिल्ली के लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया गया। पूछेगा डायरेक्ट कहां पर किया गया? तो लाल किला, नई दिल्ली में। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023, ये किसकी रिपोर्ट है? ये एक रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? तो UNEP की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट है। कूलिंग के माध्यम से कैसे नेट जीरो उत्सर्जन के तरीके खोजे जाएं या कौन कौन से तरीके हैं, इस पे ये प्रकाश डालता है। आपको पता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, अन्य जो कूलिंग के तरीके हैं उनके उपयोग से कई तरह की गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उत्पन्न करती हैं। लगभग 7% के लिए ये कूलिंग
जो उत्सर्जन है जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी। तो किस तरीके से स्थायी और सतत कूलिंग को बढ़ावा दिया जाए जिससे नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, इस पर यह प्रकाश डालता है। COP28 ग्लोबल कूलिंग प्लेड्स, ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा COP28 के दौरान ये इसका भी गठन हुआ। इसका लक्ष्य 2050 तक कूलिंग उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करना है। 63 देशों ने इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में COP28 जब हम वो टॉपिक कल हम लेकर आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें उसका जिक्र करेंगे। कल COP28 और NCRB के डाटा को हम चर्चा के बिंदु में रखेंगे, ठीक है। और मे भी आज राजस्थान का अगर घोषित हो जाता है मुख्यमंत्री तो सारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्रियों का भी, क्योंकि ये 3 टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए भी। तो वहाँ से ज़्यादातर हम देखेंगे कोई फैक्ट छूटने न पाए उनसे जुड़ा हुआ, इसीलिए एक साथ रखेंगे। UN चार्टर का अनुच्छेद 99, अनुच्छेद आर्टिकल 99, ये क्यों चर्चा में है? दरअसल गाजा में जो सैन्य हमले हो रहे थे, युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा इसको लागू किया गया। इसमें है क्या अनुच्छेद 99 में? तो जब कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति को संकट उत्पन्न होता है तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव को ये जिम्मेदारी दी गई है, या कह सकते हैं ये अधिकार दिया गया है कि वो UNSC को, जो सिक्योरिटी काउंसिल है संयुक्त राष्ट्र का, जो सुरक्षा परिषद है, उसको ध्यान में लाने के लिए अनुच्छेद 99 को लागू करता है। अटेंशन, ठीक। तो ये ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति अगर भंग होती है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं न कहीं डायरेक्टली यूएनएससी नोडल एजेंसी है वैश्विक शांति के लिए, इतना आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।